Hello friends, so today we are going to discuss a new topic in group number 16, that is ozone. देखो बच्चों, ये ओजोन वाला पार्ट है, सल्फर वाला पार्ट जो है वो थोड़ा सा लर्न ज्यादा करना है इसके अंदर, बराबर है। तो मेक श्योर कि आप आराम से इसकी नोट्स बनाइए, एनसीईआरटी में जो पॉइंट्स दिए हैं उसको भी आप फॉलो कीजिए, और यहाँ पर मैंने जो मेंशन किए वो छोटे छोटे पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे कि भाई ओजोन जो है उसकी प्रिपरेशन कैसे होती है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3O2 इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज इट गिव्स 2 मोल्स ऑफ ओजोन। तो ये हमें ऑलरेडी मालूम है कि भाई ओजोन जो है वो कैसे बनेगा। तो आप देखो कि भाई एलिमेंटल ऑक्सीजन के दो ही फॉर्म होते हैं, एक है O2 और एक है O3, बराबर है। एलिमेंटल ऑक्सीजन के कितने फॉर्म होंगे? दो ही होंगे, डाइऑक्सीजन और ट्राइऑक्सीजन। डाइऑक्सीजन यानी O2 और ट्राइऑक्सीजन का मतलब है O3 यानी ओजोन। तो ओजोन की प्रिपरेशन में होता क्या है कि ओजोन इज प्रेजेंट इन द अपर एटमॉस्फेयर अबाउट जनरली 20 किलोमीटर ऊपर ओजोन ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। तो वहां पर वो कैसे बनेगा? तो एक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑन डाइऑक्सीजन। आप देख सकते हो कि हमारा जो सी लेवल है उससे ऊपर पूरा एटमॉस्फेयर है, अब उसमें 20 किलोमीटर जो है वहां का एरिया जहां पर ओजोन बनता है। तो ओजोन जो है कैसे बनेगा? तो लिखा हुआ है कि ओजोन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर ऑलरेडी वेयर इट इज फॉर्म। वहां पर वो कैसे बना होगा? बाय एक्शन ऑफ यूवी रेज ऑन ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के ऊपर यूवी रेज जो है उसका एक्शन होगा, यानी 3O2 कन्वर्टेड इनटू O3, यानी कि डाइऑक्सीजन इज कन्वर्टेड इनटू ट्राइऑक्सीजन। ओजोन लेयर जो है, बराबर है, वो बेसिकली करता है कि ओजोन जो है एब्सॉर्ब करता है यूवी रेडिएशन को एंड प्रोटेक्ट द अर्थ एंड इट्स इनहिबिटेंट्स फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन ऑफ द सन। हमें मालूम है कि ये जो ओजोन लेयर है वो बेसिकली हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ओजोन लेयर जो है, बराबर है, वो यूवी रेडिएशन की प्रेजेंस में भले बन रहा हो, लेकिन बनने के बाद वो यूवी रेडिएशन को क्या कर लेता है? एब्सॉर्ब कर लेता है। एब्सॉर्ब कर लेने से होता क्या है कि हमारी बॉडी के ऊपर जो स्किन के ऊपर यूवी रेडिएशन की बहुत ही खराब असर होती है, उससे हमें बचा लेता है, बराबर। सो दैट इज ऑल अबाउट ओजोन की। ओजोन जो है एब्सॉर्ब द यूवी रेडिएशन and that's why inhibit from harmful radiations of the sun, and if there were no ozone layer, more UV radiations will reach to the surface of earth, causing the much damage to plant, animals and us also। अगर डिप्लेशन ओजोन लेयर होता ही नहीं, जरा सोचो तो क्या होता वहां पर कि सीधा जो यूवी रेडिएशन है वो सीधा प्लांट और एनिमल को बहुत ही नुकसान पहुंच जाता, बराबर है। क्लियर इतनी बात? अच्छा, दूसरा लेयर जो दूसरी बात है मेन की ओजोन लेयर डिप्लेटेड बाय। ओजोन लेयर को डिप्लेशन यानी कि ओजोन लेयर में डिप्लेशन किसकी वजह से होता है? आपने एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा कि ओजोन डिप्लेशन, बराबर है, उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO, एटॉमिक ऑक्सीजन, रिएक्टिव हाइड्रोक्सिल ग्रुप लिखा हुआ है, रिएक्टिव OH- और CFC का मतलब है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फिर से बच्चों यहाँ पर ध्यान दो कि ओजोन लेयर किस किस से डिप्लेट हो जाता है? नाइट्रिक ऑक्साइड, बराबर है, एटॉमिक ऑक्सीजन, फिर होता है रिएक्टिव OH- यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन, और दूसरा रहता है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये सारी चीजें हमें कहां से मिलती है? वहां पर, बराबर, जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करता रहता है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि भाई जो फ्लाइट्स होती है सुपरसोनिक एरोप्लेन की, बराबर है, उसमें से जो एग्जॉस्ट निकलता है उसके अंदर ये सारे जो है ऑक्साइड्स, नाइट्रिक ऑक्साइड वगैरह हो सकते हैं। दूसरी बात है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है तब ये प्रोसेस होती है, और लाइटनिंग होती है तब भी रिलीज होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। लाइटनिंग प्रोसेस में नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या बनाते हुए था? NO। NO का मतलब बोले तो नो में यस पढ़ने की, ये थ्योरी भी पढ़नी है, बराबर है। नो का मतलब है नाइट्रिक ऑक्साइड, बराबर है। फिर आपको अगर गर्मी जो है लग रही है ज्यादा तो हम लोग एसी ऑन कर लेते हैं, तो एसी के अंदर से क्या निकलेगा? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो भी धीरे धीरे ओजोन लेयर को डिप्लीट करती रहती है आए दिन, इसलिए गर्मी ज्यादा बढ़ रही है, बराबर। बाद में आप 1.5 टन का लगा लोगे या 2 टन का लगाओगे, कोई भी फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो ऐसी कोई नेचुरल गैस बनानी चाहिए जो एनवायरमेंट फ्री हो, यानी कि एनवायरमेंट को नुकसान ना करती हो, बराबर है। तो फ्रेन जो है यहाँ जिसको कहते हैं CFC जो रिलीज होती है, बराबर है,
आपको ये जानकर ताजुबी होगी कि आए दिन जो है मोबाइल जो है उसका हम लोग जितना डेटा यूज करते हैं या फिर जितने टावर्स के सिग्नल जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो यूजेस ऑफ मोबाइल ऑल्सो कॉजेज द एयर पॉल्यूशन। इसकी वजह से बहुत सारा एयर पॉल्यूशन होता रहता है, रेडिएशंस की वजह से कुछ कुछ गैस रिलीज होते हैं उसके अंदर, इसलिए भी ये चीजें होती रहती है। तो ओजोन लेयर जो है डिप्लेटेड बाय दिस नाइट्रिक ऑक्साइड, एटॉमिक ऑक्सीजन, रिएक्टिव हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी रेडिकल बोल सकते हैं, ये सारी जो है वो वहां पर हो जाएगी। ओजोन लेयर जो है डिप्लेटेड हो सकता है मैन मेड CFC से। मैंने अभी अभी आपके साथ डिस्कस किया कि AC में से फ्रीज जो हम लोग यूज करते हैं उसके अंदर भी गैस आती है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट है मेरा। नाउ वी आर मूविंग ऑन द प्रिपरेशन ऑफ ओजोन। ध्यान से सुनना, प्रिपरेशन ऑफ ओजोन के अंदर क्या किया जाता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3O2 में से 2O3। बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन है। कंटेंट भी वैसे एक बार अच्छे से पढ़ लोगे फिर इसकी कोई जरूरत रहती नहीं है। ज्यादातर केमिकल प्रॉपर्टीज यूजेस या तो फिजिकल प्रॉपर्टी में से क्वेश्चंस आते रहते हैं, लेकिन फिर भी ये दिया हुआ है हमें पढ़ना है कि भाई क्या लिखा है कि व्हेन अ साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास थ्रू प्योर कोल्ड ड्राई ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपको प्योर लेना है, बराबर है। ऐसा नहीं कि हमने ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दिया तो वो जो एयर में प्रेजेंट है वो प्योर ऑक्सीजन है, ऐसा भी नहीं होता है। जहां पर पॉल्यूशन ज्यादा है वहां पर नहीं होता ये चीजें। तो पहले तो डाई ऑक्सीजन जो हमने बनाया था वहां ऑक्सीजन के जो सिलेंडर होते हैं वो प्योर होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए गैस, बराबर, तो काम होगा। ठंडे गैस में काम होगा और ड्राई ऑक्सीजन में काम होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस आप देखोगे तो डेल्टा एच की वैल्यू 142 किलो जूल पर मोल यानी कि पॉजिटिव मिलती है, जो कहलाती है एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस के अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है बेटा, तो हीट एब्जॉर्ब होती है, ये चीज याद रखना है। यहाँ पर जो हम लोग एपरेटस यूज करते हैं उसको कहते हैं ओजोनाइजर। तो व्हेन अ साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास थ्रू प्योर कोल्ड ड्राई ऑक्सीजन इन ओजोनाइजर। ओजोनाइजर यानी जिस इंस्ट्रूमेंट में आप ये काम कर रहे हो ये एपरेटस का नाम है ओजोनाइजर, बराबर, जो सीमेंस नाम के साइंटिस्ट ने दिया हुआ था सीमेंस में। तो सीमेंस नाम के साइंटिस्ट ने ये चीज की हुई थी, इसलिए इसको ओजोनाइजर में कई बार इसको सीमेंस ओजोनाइजर भी कहते हैं, जहां पर और ब्रॉडी भी कहते हैं, सीमेंस और ब्रॉडी, बराबर, दो नाम है बेटा, सीमेंस और ब्रॉडी, जो ओजोनाइजर में ये प्रोसेस होती है। अच्छा, मेन बात कि भाई एंडोथर्मिक प्रोसेस है। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब क्या? स्पार्कलेस, स्पार्क नहीं होगा, बड़ा प्रोसेस होगी, डिस्चार्ज प्रोसेस भी होगी, यानी साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है वो कम प्रोड्यूस करता है हीट। साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है हीट कम प्रोड्यूस करेगा। एंडोथर्मिक है, हीट एब्जॉर्ब होनी चाहिए। अगर यही हीट ज्यादा रिलीज करेगा तो प्रोसेस जो है वो फिर एक्सोथर्मिक हो जाएगी, तो हमें ओजोन नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां से यहां पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, क्योंकि एंडोथर्मिक है, और ओजोन से डाई ऑक्सीजन भी बन सकता है। अगर ओजोन से डाई ऑक्सीजन के बारे में सोचोगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन अगर आपकी एंडोथर्मिक है तो बैकवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाएगी बेटा। मोस्ट इंपोर्टेंट, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज विल बी यूज, स्पार्कलेस होता है, प्रोड्यूस लेस हीट, सो प्रिवेंट डीकम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी ट्राई ऑक्सीजन यानी ओजोन। यानी कि साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यूज करने से फायदा क्या होगा कि हीट कम प्रोड्यूस होगी, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस रहेगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस रहेगी तो ओजोन मिलेगा। अगर एक्सोथर्मिक हो जाती है तो बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा और आपको डाई ऑक्सीजन वापस मिलेगा, यानी कोई फायदा नहीं रहेगा अगर प्रोसेस में हीट बढ़ जाती है। एंड दैट्स व्हाई इट इज रिटन लाइक दैट कि साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज विल बी यूज, बराबर है, सीमेंस ऑफ ब्रॉडी वाला। ओके, यहाँ पर जो ओजोन मिलता है वो 10% मिलता है। इससे अगर बढ़ाना है तो एक और मेथड आपकी इंडस्ट्रियल करके टेक्स्ट बुक में दी हुई है कि ओजोनाइजर ऑफ सीमेंट्स एंड हेल्सके की जो ओजोनाइजर है बेटा, ये सिर्फ कंटेंट है, इज यूज इन विच 8000 to 10,000 वोल्ट EMF इज यूज, बराबर है, बिटवीन एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोड। तो दूसरी मेथड में क्या बताया हुआ है कि एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रोड यूज करो ओजोनाइजर के अंदर। दूसरी बात है वहां बाहर से आप ऑक्सीजन तो डालना ही है, 8000 to 10,000 वोल्टेज EMF आप उसको पास करो तो वहां पर ओजोनाइजर में ओजोन बनेगा। एक और है इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से करना है तो 95% ट्राई ऑक्सीजन, 95% ट्राई ऑक्सीजन कैन बी ऑब्टेन
इलेक्ट्रोलाइसिस किस चीज का, पानी ले लो उसके अंदर तो ऑक्सीजन है, उसमें एसिड थोड़ा सा डाल देंगे हम लोग, तो एसिड प्लस वाटर यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे तो हमें मिलेगा 95% ड्राई ऑक्सीजन यानी ओजोन और 5% मिलेगा ऑक्सीजन गैस। तो इस तरह से प्रिपरेशन ऑफ ड्राई ऑक्सीजन याद रखनी है। पहली बात एटमोस्फेयर में कैसे होता था वो देखा हमने। सेकंड पॉइंट में हमने ये सीखा बेटा कि यहाँ पर अगर डिप्लेशन हो सकता है तो डिप्लेशन में क्या होता है, यूवी रेस के हार्मफुल इफेक्ट क्या हो सकते हैं, डिप्लेशन कौन कौन से गैसेस की वजह से होता है, ये हमने सीखा। प्रिपरेशन ऑफ O3 के अंदर हमने एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेथड वाला सीखा जो सीमेंस मेथड है। उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोसेस के बारे में भी डिस्कशन किया। ओके, नाउ मूविंग ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टी, बराबर है। तो ये रटना है कि गैस है तो लाइट ब्लू कलर होगा, डार्क ब्लू लिक्विड कलर का होता है, बराबर है। तो यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, व्हेन इट इज इन अ गैसियस फॉर्म इट इज लाइट ब्लू कलर, व्हेन इट इज लिक्विड फॉर्म इट इज डार्क ब्लू कलर, व्हेन इट इज सॉलिड फॉर्म देन इट इज डार्क वायलेट कलर। फिजिकल में एक स्ट्रक्चर भी आप ड्रॉ कर सकते हो। ऑक्सीजन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड एक ऑक्सीजन, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन केमिकल बॉन्डिंग में पड़ा हुआ है। यहाँ पर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और ये रेजोनेंस में रहता है। सो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ड्राई ऑक्सीजन। अगर 100 ppm, ppm तो जानते ही हो पार्ट्स पर मिलियन, आपने पढ़ा हुआ है। अगर लेस प्रोपोर्शन है ओजोन का तो कोई चिंता की बात नहीं है, बराबर है। लेकिन अगर 100 ppm से बढ़ गया, यानी मान लो कि 100 ppm से भी इतना ड्राई ऑक्सीजन यानी ओजोन हो जाता है, स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन हार्मलेस है लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ये बढ़ेगा तो ब्रीदिंग जो है वो अनकंफर्टेबल हो जाएगी। ब्रीदिंग अनकंफर्टेबल होने का मतलब क्या है बेटा, तो ब्रीदिंग अनकंफर्टेबल का मतलब क्या, ये मान लो कि कहीं पर ओजोन बन रहा है और आप अचानक वहां से वहां पहुंच जाओ और आप सोचो कि लाओ मैं थोड़ा ब्रीथ करके देखता हूँ कि ऑक्सीजन तो मजेदार लगता है, ड्राई ऑक्सीजन कैसा लगेगा। तो जैसे आपने ब्रीदिंग स्टार्ट की और इफ इट विल बी 100 ग्रेटर देन 100 ppm, 100 ppm तक आप ऐसे ही घूमोगे, बराबर है। फिर थोड़ा सफोकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि ये 100 ppm से बढ़ रहा है। डिफिकल्टी बड़ा इन रेस्पिरेशन, सांस लेना मुश्किल, पता नहीं साला टिकट कब कट जाएगा, बराबर है। तो ये देखने का बेटा, तो हेडेक भी हो सकता है, सफोकेशन भी हो सकता है और टिकट कट भी सकती है। नेक्स्ट है 1/67 हैवियर देन एयर, इतना ज्यादा होता है, ऐसे थोड़ा भारी रहता है और डायमैग्नेटिक in नेचर है। ये फिजिकल प्रॉपर्टी इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप रीड कर सकते हो टेक्स्ट बुक में से ये सब कंटेंट, लेकिन इसलिए मैंने लिखा हुआ है और आपको बता रहा हूँ कि भाई कहीं पर कुछ एमसीक्यू में आपका आ जाता है तो आपको आना चाहिए। केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत ही इजी है। ट्राई ऑक्सीजन का डिकम्पोजिशन करवाया हुआ है O2+O, ये अकेला ऑक्सीजन जिसको कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन या तो एटॉमिक ऑक्सीजन, ये बहुत ही रिएक्टिव होता है, फटाक से किसी के साथ अटैच हो सकता है और वो बना सकता है क्या, एक नया कंपाउंड। तो देखो जहां पर पीबीएस का ओजोन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो पीबीएस यानी लीड सल्फाइड, ऑक्सीजन ऐड करो, दिमाग में सोचो क्या बनेगा, PbSO4, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तुरंत पता चलेगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है ये। तो लीड सल्फाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ ओजोन, दैट गिव्स PbSO4 + 4O2, बैलेंसिंग सिंपल है। कॉपर सल्फाइड या तो कैडमियम सल्फाइड या तो जिंक सल्फाइड में सिमिलर इक्वेशन है, कोई भी दो आप लिख सकते हो। CuS + 4O3 gives CuSO4 + 4O2। अगर आपने CdS लिख दिया, कैडमियम सल्फाइड में से बनेगा कैडमियम सल्फेट प्लस 4 ऑक्सीजन। तो बहुत ही सिंपल है, कोई भी एक इक्वेशन करो, 3 मुफ्त, बराबर, 1 का 3 1 का 4, बराबर। स्कीम चल रही है कि एक इक्वेशन करो 3 मुफ्त में पाओ। तो पीबीएस जो है उसके साथ ओजोन इस तरह से रिएक्ट करता है। वापस यहाँ पर वो इक्वेशन लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं आपको बैलेंसिंग थोड़ी सी समझा रहा हूँ। यहाँ पर 2 स्टेप में इक्वेशन है, ये वाला और ये वाला। अब देखो एक इक्वेशन ऊपर है, O3 में से O2+O मिला, हाँ या ना, वही ऑक्सीजन, ये क्या है, O3 gives O2+O। ये ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर Ki के साथ रिएक्ट करेगा, Ki + वाटर + ऑक्सीजन। तो Ki जो बेटा उसमें I- है, बराबर, -1 से यहाँ पर I2 हो रहा है, -1 से 0, -1 से 0 का मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, आयोडाइड आयन इज कन्वर्टेड इनटू आयोडीन। तो -1 से 0 का मतलब है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज ऑक्सीडेशन ड्यू टू ट्राई ऑक्सीजन। O3 यूज किया हमने यहाँ पर अल्टीमेटली, तो वो होगा, ध्यान से देखो, तो 2Ki + H2O + ऑक्सीजन, तो क्या बन गया, ये KOH बन गया, बराबर।
तो उसमें तो कोई खास फर्क हुआ नहीं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं ये सारे चेंजेस यहाँ पर हो सकते हैं। तो Ki में से ये हो गया I2, क्लियर है। अब इन दोनों का एडिशन करो तो ये ऑक्सीजन कट हो जाएंगे। तो 2Ki है प्लस H2O लिखा है प्लस O3 लिखा है, सामने क्या O2 प्लस 2 मोल्स ऑफ KOH और I2। तो इस तरह से इक्वेशंस ऐड कर सकते हैं, या तो सीधा रख लो। एक और इक्वेशन है, व्हेन नाइट्रिक ऑक्साइड इज रिएक्टेड विद ट्राइऑक्सीजन, तो दी सिंबल है NO2 प्लस O2 मिलेगा आपको, बराबर है। यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है बेटा वो कन्वर्ट हो जाएगा और मिलेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो मेक श्योर कि ये इक्वेशंस आप साथ में ही लर्न करते रहो, इस तरह से आपके इक्वेशंस भी लर्न हो जाएंगे, बराबर है। तो आगे हम लोग थोड़े से एक केमिकल प्रॉपर्टीज है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसकी यूजेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलो, तो आगे जो केमिकल प्रॉपर्टीज है आप लिखते जाइए, जहां तक मैंने लिखा हुआ है कंटेंट वहां तक आप लिख लीजिए। उसके बाद मैं आपको और इक्वेशंस बताता हूं। कुछ नॉन मेटल्स के साथ भी रिएक्शन हो सकता है, ओजोन का नॉन मेटल्स के साथ भी रिएक्शन पॉसिबल है, और उसके बाद हो जाएगा आपका मेटल्स के साथ भी रिएक्शन आएंगे। तो जो ज्यादातर इक्वेशंस है उसके अंदर बराबर मेन इक्वेशंस जो है वो थोड़े से हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर कि आप लिखेंगे यहाँ पर सल्फर प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन, बराबर इसकी टेक्निक है, बराबर। इसमें से इसका कौन सा एसिड बनेगा, तो H2SO4। कौन सा बनेगा मेरा, H2SO4। ये लिख लीजिए पहले। H2SO4 के साथ बाय प्रोडक्ट में आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। क्या मिलेगा आपको, ऑक्सीजन। तो यहां पर आप लिख लीजिए ऑक्सीजन यानी O2। तो ये हो गई सल्फर की बात, बराबर। सल्फर को एसिड फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। फिर आएगा फॉस्फोरस, बराबर है। फॉस्फोरस का करेंगे हम लोग, तो फॉस्फोरस जो है इट इज ऑल्सो रिएक्टेड विद वाटर एंड O3। देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ये पैर कॉमन रहेंगे हम लोग, और यहाँ पर बना लेंगे H3PO4 प्लस O2। सल्फर का लिखा, फॉस्फोरस का आ गया। उसके बाद हम लोग आर्सेनिक का भी लिख सकते हैं, आर्सेनिक प्लस वाटर प्लस O3 कन्वर्टिंग इनटू H3ASO4, बराबर। फॉस्फोरस फॉस्फोरिक एसिड, आर्सेनिक एसिड और यहाँ पर ऑक्सीजन, बराबर। बस ये स्केलेटल इक्वेशंस है, फिर आपको इसको बैलेंस करना है। आपको इसको बैलेंस करना है बेटा। तो बैलेंस जो है किस तरह से हो सकता है, आप देख लो कि यहाँ पर ऑक्सीजन सल्फर तो चलो एक ही है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन दो है। ऑक्सीजन का बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ पर 3 मोल और यहाँ पे 3 कर दो, तो 3 3 9 प्लस 1 यानी 10, तो 4 और ये 6 हो जाएंगे, तो टोटल 10 मिलेंगे, बराबर है। तो इसके बाद जो है फॉस्फोरस वाला, तो टेक्निकली फॉस्फोरस वाला जो है वो इस तरह से आप याद कर लोगे 2 3 5 235 25। कैसे याद करेंगे, 235 25 कैसे याद करेंगे, 235 25। देख लो आराम से बैलेंस हो जाएगा। 2 फॉस्फोरस है, 2 फॉस्फोरस हो जाएंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने 6 है, तो 6 हो जाएंगे। ऑक्सीजन भी आपके हो जाएंगे, यहाँ पर 3 है, 15 और 3 18 हो जाएंगे, तो ये 10 और ये 8। इसी तरह से ये भी हो जाएगा 2 3 5 2 एंड 5 मोल ऑफ डाइऑक्सीजन। तो इस तरह से ये चीजें बैलेंस हो सकती है, बराबर है। तो इतने इक्वेशंस कर लो, नंबर ऑफ इक्वेशंस काफी ज्यादा है, लेकिन इतने कर लोगे तो बहुत ही अच्छा है, बराबर है। उसके बाद बेटा यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यूजेस, बराबर है। यूजेस जो है उसके अंदर ओजोन जो है वो क्या करता है, स्टेरलाइज करता है। ड्रिंकिंग वाटर को अगर आपको स्टेरलाइज करना है तो लिख सकते हैं फर्स्ट यूज टू स्टेरलाइज द ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर, पानी को पीने से पहले ऑक्सीजन या तो ट्राइऑक्सीजन में से पास कर लेंगे, तो क्या मिलेगा हमें, स्टेरलाइज वाटर। स्टेरलाइज जो है ड्रिंकिंग वाटर यानी जर्म फ्री होता है बेटा। ब्लीचिंग एजेंट फॉर ब्लीचिंग ऑफ डिफरेंट ऑयल्स, बराबर। इट इज ऑल्सो यूजफुल, देख सकते हैं ब्लीचिंग एजेंट, क्या लिखेंगे, ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज हो गई है। तो ब्लीचिंग एजेंट फॉर ब्लीचिंग ऑफ
ब्लीचिंग ऑफ डिफरेंट ऑयल्स, बराबर। ऑयल्स को ब्लीच करने के लिए काम में आता है फ्लोर एंड स्टार्च, ऑयल्स, फ्लोर एंड स्टार्च, बराबर। ये सारे इसके यूजेस है। यूजेस में भी बहुत सारे हो सकते हैं, यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो मेन में इसके हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बराबर, इट इज ऑल्सो यूजफुल इन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन प्रिपरेशन ऑफ KMnO4, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट जो बनाना है, अगर आपको पोटेशियम परमैंगनेट बनाना है तो भी ट्राइऑक्सिडिन का हम लोग यूज कर सकते हैं। सो दिस आर द यूजेस, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। इस तरह से आप अगर कर लेते हो तो ओजोन जो है बहुत ही इजिली कंप्लीट हो जाता है। तो ओजोन की बात के सल्फर जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक जिसको हम लोग कहते हैं रोम्बिक सल्फर, एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर के बारे में डिस्कस करेंगे। सल्फर विल बी टू फॉर्म्स, रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर, बराबर है। रोम्बिक सल्फर का दूसरा नाम है अल्फा सल्फर। रोम्बिक सल्फर का दूसरा जो नाम है उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, अल्फा सल्फर। तो याद रखना कि अगर तुम्हें पूछे कि अल्फा सल्फर तो रोम्बिक सल्फर होगा, और अगर कोई बोलता है कि बीटा सल्फर तो उसको कहेंगे मोनोक्लिनिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर जो होता है दैट इज स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर रख दिया, स्टेबल है, बेचारा हिलेगा भी नहीं, एकदम स्टेबल है रूम टेम्परेचर पे। तो रोम्बिक सल्फर को मैं लिखूंगा RS। RS होता है स्टेबल एट अ रूम टेम्परेचर, और MS यानी कि मोनोक्लिनिक सल्फर स्टेबल होता है ग्रेटर देन 369 केल्विन। 369 केल्विन जो है उससे ज्यादा टेम्परेचर हो तो स्टेबल, वरना वो अनस्टेबल, बराबर है। बोथ आर पॉलीएटॉमिक S8 क्राउन शेप। उसका शेप आगे भी डिस्कस किया था, राजा जी के मुगट जैसा शेप होता है, ये रहा क्राउन शेप। सल्फर के S8 मॉलिक्यूल्स आप W शेप में ड्रॉ कर लेंगे तो भी आपको बहुत ही इजीली मिल जाएगा। और यहाँ पर बॉन्ड एंगल रहता है 107 डिग्री एंड बॉन्ड लेंथ विल बी 204 पिकोमीटर। ओके, सॉरी। रोम्बिक सल्फर जो है, अब यहां से शॉर्ट नोट स्टार्ट होती है। रोम्बिक सल्फर इट इज फॉर्म कैसे बन रहा है, बाय इवोपरेटिंग सॉल्यूशन ऑफ रोल सल्फर इन अ कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड में रॉ मटेरियल आप सल्फर का ले सकते हैं, उसको इवोपरेट करेंगे तो रोम्बिक सल्फर मिलेगा। रोम्बिक सल्फर जो होता है येलो इन कलर रहता है, तो पता तो चलेगा ना कि येलो कलर आ रहा है तो रोम्बिक सल्फर मिल रहा है। बाकी सब कुछ तो सॉल्वेंट तो इवोपरेट हो जाएगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट रहता है बेटा 385.8 केल्विन, यानी करीबन 386 केल्विन के आसपास रहेगा ये। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो कितनी रहेगी, 2.06। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होगी वो 2.06 रहेगी। सॉलिबिलिटी के बारे में देखेंगे तो इनसॉल्युबल, पानी में तो सॉल्युबल है ही नहीं, थोड़ा सा सॉल्युबल हो जाता है इसमें, बेंजीन में, अल्कोहल में या तो ईथर में। बेंजीन, अल्कोहल, ईथर में लिटिल बिट सॉल्युबल है। पूरा सॉल्युबल करना है तो आपको लेना पड़ेगा कार्बन डाइसल्फाइड। CH2 का मतलब है कार्बन डाइसल्फाइड। तो ये हो गया हमारा रोम्बिक सल्फर के बारे में। फिर से फटाफट हम लोग याद कर लेंगे। इट इज फॉर्म बाय इवोपरेटिंग सॉल्यूशन ऑफ रोल सल्फर in a CH2, yellow in color, 385.8 Kelvin temperature, specific gravity 2.06 है, insoluble in water, soluble in, little soluble in benzene, then it will be ethanol और यानी alcohol and ether, ये लिखा मैंने। और कार्बन डाइसल्फाइड में फटाक से सॉल्युबल हो जाता है। 4-5 पॉइंट है, बहुत ही इजिली लर्न हो जाते हैं। क्राउन शेप है, 107 उसका बॉन्ड एंगल है, 204 पिकोमीटर उसकी बॉन्ड लेंथ होती है। मोनोक्लिनिक सल्फर के बारे में डिस्कशन करेंगे। मोनोक्लिनिक सल्फर जो है इसका कैसे हम लोग टेक्निक यूज करेंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, मेल्टिंग रोम्बिक सल्फर। मेल्ट करो रोम्बिक सल्फर को, इसको ले लो एक डिश के अंदर, उसको मेल्ट करो इन अ डिश, देन पुल इट टिल क्रस्ट इज फॉर्म। जब तक क्रस्ट जैसा नहीं बन जाता है तब तक उसको क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे। उसके बाद पहले ठंडा, मेल्टिंग का मतलब मेल्ट करने के लिए गर्म करना पड़ेगा, उसके बाद ठंडा करोगे। तो मेल्टिंग रोम्बिक सल्फर इन अ डिश देन कूल टिल द क्रस्ट इज बी फॉर्म, बराबर। फिर उसके अंदर 2 होल बना दो। होल बनाने से होगा क्या, ये 2 होल्स आर मेड इन अ क्रस्ट। क्रस्ट के अंदर 2 होल बना दो एंड रिमेनिंग लिक्विड पॉर्ड आउट। बाकी जो लिक्विड बचा था आगे जो तुमने मेल्ट किया था उसमें डालो एंड
ऑन रिमूविंग क्रस्ट, तो धीरे धीरे क्रस्ट को रिमूव करते जाएंगे हम लोग। देन वी ऑब्टेन कलरलेस नीडल शेप क्रिस्टल। नीडल जैसे छोटे 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 क्रिस्टल्स मिलेंगे जिसका कोई कलर नहीं होगा, तो वो बनेगा आपका मोनोक्लिनिक सल्फर, यानी एमएस धोनी नहीं। एमएस का मतलब मोनोक्लिनिक सल्फर, आरएस का मतलब रोम्बिक सल्फर। आप कुछ करना नहीं, अब इसके में पॉइंट्स याद करना है। मेल्टिंग पॉइंट कितना हो जाएगा 393 केल्विन, इसका कितना था 386 के आसपास था। स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.92, 2.06, सॉल्युबल इन CH2, ठीक है। स्टेबल एबोव 369 केल्विन, बराबर है 369 केल्विन से ऊपर हो तो स्टेबल है। अगर उससे नीचे चला जाएगा टेम्परेचर तो वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा में, अल्फा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अल्फा बीटा दो फॉर्म है बेटा, 369 केल्विन तक ये स्टेबल है। कौन सा फॉर्म? मोनोक्लिनिक यानी बीटा फॉर्म। एंड चेंज इनटू अल्फा फॉर्म, अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर 369 के नीचे जाएगा देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू रोम्बिक सल्फर। एट 369 बोथ आर स्टेबल। 369 में दोनों फॉर्म है, अल्फा बीटा दोनों है। अबव दिस ओनली बीटा फॉर्म विल बी एग्जिस्ट एंड बिलो दिस ओनली अल्फा फॉर्म विल बी स्टेबल, बराबर है। इसका एक और फॉर्म हमें मिलता है, चेयर फॉर्म भी है हमारे पास सल्फर का। तो चेयर फॉर्म जो है उसके अंदर आपको बॉन्ड लेंथ मिलेगी 205.7 पिकोमीटर, और जो बॉन्ड एंगल है बेटा ये वाला 102.2 डिग्री, ये याद करना जरूरी है। एट हाई टेम्परेचर यानी 1000 केल्विन जितना टेम्परेचर हो जाता है तो S2 जो है सल्फर S8 S6 और अब आया S2, तो S2 जो आएगा वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर हो जाएगा। इन अ वेपर स्टेट सल्फर एग्जिस्ट इन अ S2 मॉलिक्यूल। वेपर स्टेट में 1000 केल्विन में तो वेपर ही होगा ना, तो S2 मॉलिक्यूल बनेगा और वो पैरामैग्नेटिक कैसे होगा? तो जैसे आपने O2 मॉलिक्यूल था, हेमोडायग्राम ड्रॉ किया था, वैसे ही सल्फर के अंदर भी दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेंगे। कहां पर? पाई स्टार यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लाइक ऑक्सीजन, एंड दैट्स व्हाई इट विल बी पैरामैग्नेटिक। अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर है तो पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो फिर से मोनोक्लिनिक सल्फर में क्या करेंगे हम लोग? सल्फर सबसे पहले मेल्ट करेंगे। रोम्बिक सल्फर को एक डिश ले लेंगे, मेल्ट किया, उसको ठंडा किया। कब तक ठंडा किया? जब तक क्रस्ट फॉर्म नहीं होता है। उसके बाद उसके अंदर दो होल बना दिए क्रस्ट के अंदर, और बाहर की जो सॉल्यूशन था वो हमने उसके अंदर और किया, डालते रहे। रिमेनिंग लिक्विड विल बी ऑन रिमूविंग द क्रस्ट वी ऑब्टेन द निडल टाइप शेप क्रिस्टल, वो मिल जाएगा। फिर इसका मेल्टिंग पॉइंट लिख लो 393 केल्विन। स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पर थी 2.06, यहाँ पर 1.92, सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, स्टेबल एट 369 केल्विन। उसके नीचे अल्फा, बराबर है, उसके नीचे अल्फा, उसके ऊपर बीटा फॉर्म, ये भी दोनों पॉइंट मर्ज कर दो, बराबर। फिर चेयर फॉर्म और उसके बाद S2 मॉलिक्यूल। इस तरह से सल्फर जो है आपको याद करना है। अब मेन पार्ट स्टार्ट होगा जहां पर वापस हम लोग सल्फर के कंपाउंड्स पढ़ेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड का थोड़ा बहुत कंटेंट है, H2SO4 है।